नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपन हिंदी की शिक्षण विधियाँ चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सबकी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने गद्य पद्य दोनों की शिक्षण विधियों को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, व्याकरण शिक्षण की विधियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्याकरण शिक्षण का अर्थ क्या है एवं स्वरूप क्या है। देखो नीचे अंडरलाइन भी की हुई है, आपको पता है, देखते लग गया होगा कि व्याकरण शिक्षण का अर्थ एवं स्वरूप। व्याकरण शब्द व्याकरोति से लिया गया। अब व्याकरण शब्द कहाँ से लिया गया है? तो व्याकरोति, भाषा को व्याकृत करने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। ऐसा कोई आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, पर सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए अपन इसका अर्थ देख लेते हैं। और व्याकरण शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति, व्याकरण के टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? तो वी धन आ धन क्री धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय, ये संस्कृत का है, क्री धातु ल्यूट प्रत्यय, वी धन आ धन क्री धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय से मिलकर हमारा शब्द बनता है व्याकरण। अब आगे देखिए, व्याक्रियंती शब्दायन, अर्थात व्याक्रियंती शब्दायन मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है? वह शास्त्र जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्धि संभव हो सके व्याकरण कहलाता है। वह शास्त्र जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द की सिद्धि संभव हो, शब्द की पहचान हो, शब्द का अर्थ पता चले, तो वो होता है व्याकरण। आपको कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, ऐसा सिर्फ सामान्य जानकारी है। पतंजलि ने महाकाव्य में व्याकरण को भाषा का अनुशासन का, जरूर पूछा जा सकता है कि व्याकरण को भाषा का अनुशासन या शब्दानुशासन, दूसरा शब्द अनुशासन की जगह आपको ये भी मिल सकता है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। तो व्याकरण को भाषा का अनुशासन या शब्दानुशासन किसने कहा है? तो पतंजलि ने कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के भाग। व्याकरण में क्या क्या चीजें आती है? तो व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विभाग, वर्ण आते हैं, शब्द विभाग, सभी प्रकार के शब्दों को सम्मिलित किया जाता है और सभी प्रकार के वाक्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो वर्ण, शब्द और वाक्य को मिलकर हमारा पूरा व्याकरण बनता है। अब है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। जरूर इससे आपके क्वेश्चन बन सकता है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है या नहीं है। तो आप देख लीजिए, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों को हिंदी भाषा के विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराना। व्याकरण अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें हम वर्ण सिखाते हैं, तो वर्ण को जब उच्चारित कर पाते हैं या वर्ण का उच्चारण कराते हैं, तो जिससे छात्र क्या होगा? ध्वनियों से परिचित होगा। तो व्याकरण पढ़ाने का हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि छात्र ध्वनियों से परिचित हो सके। व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। व्याकरण के द्वारा यानी छात्रों को अगर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार का अच्छे से ज्ञान हो जाए तो छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो सकता है कि वो कुछ भी निबंध हो, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे रिपोर्टाज हो, चाहे डायरी हो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा व्याकरण के द्वारा, व्याकरण सिखाने से। नेक्स्ट है वाक्यों में विभिन्न शब्दों का स्थान, कार्य, पारस्परिक संबंध आदि की जानकारी देना। यानी हम बच्चों को व्याकरण सिखाते हैं तो उसमें वाक्य विचार सिखाते हैं, वाक्य सिखाते हैं। तो जिससे वाक्य बनाना सिखाते हैं तो अपन क्या करते हैं, कौन सा शब्द किस जगह रखना है तो वाक्य शुद्ध बनेगा, बालक को ये सिखाते हैं। तो कौन से शब्द कौन से स्थान पर आएंगे, वो किस तरह से कार्य करेगा आदि हम व्याकरण के द्वारा छात्रों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, भाषा के अंग उपांगों का उपयोग करने की क्षमता विकसित करना कि भाषा के कौन कौन से अंग है, कौन कौन से उपांग है, उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकेगा, उसकी क्षमता का विकास व्याकरण के द्वारा किया जा सकता है। भाषा की शुद्धता एवं और अशुद्धता की परख करना, यानी
अगर हम व्याकरण युक्त भाषा बोलेंगे तो हम भाषा शुद्ध बोलेंगे, और अगर हम व्याकरण को नहीं पढ़ते हैं तो हम अशुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। तो व्याकरण के द्वारा छात्रों को हम शुद्ध भाषा सिखा सकते हैं कि हम कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से करेंगे, कौन सा वर्ण कंठ से बोला जाएगा, कौन सा तालु से बोला जाएगा आदि का हम छात्रों को ज्ञान करवाते हैं व्याकरण के द्वारा। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हम व्याकरण के द्वारा छात्रों को कराते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध भाषा के भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना, विकास करना। शुद्ध भाषा का उपयोग करके बालक अपने अभिव्यक्ति कर सकता है, उसका विकास हम व्याकरण के द्वारा छात्रों को करवाते हैं। छात्रों में कम से कम शब्दों के प्रयोग से अपने भावों को व्यक्त करने की योग्यता पैदा करना, यानी हम व्याकरण के अंतर्गत छात्रों को एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि पढ़ाते हैं, मुहावरा, लोकोक्ति। तो हम छात्रों को ये भी सिखाते हैं कि देखो हम कम से कम शब्द का प्रयोग करके कितनी भी बड़ी बात को कह सकते हैं। जैसे एक छोटे से मुहावरे के द्वारा हम बहुत बड़ी बात किसी सामने वाले को कह सकते हैं। तो कम से कम शब्दों का प्रयोग करना भी हम व्याकरण के द्वारा छात्रों को सिखाते हैं। नेक्स्ट है छात्रों में अपनी भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता पैदा करना। छात्रों को अपनी भाषा को यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की हम क्षमता पैदा करेंगे। नेक्स्ट है छात्रों को शब्द पंक्ति व वाक्य रचना का ज्ञान कराना। बिल्कुल मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ कि कौन सा शब्द कौन से सीक्वेंस से रखना है, वाक्य रचना कैसे करनी है, शुद्ध वाक्य कैसे बनाना है, ये हम व्याकरण के द्वारा छात्रों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान करना। जैसे कि भाषा से संबंधित कुछ नियम होते हैं, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ अनुस्वार लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, तो सारी चीजें हम सही लगाना सीखे, सही बोलना सीखे, तो आदि का ज्ञान हम व्याकरण के द्वारा करते हैं या छात्रों को कराते हैं। ये तो थे व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो आपको ये पूछा जा सकता है व्याकरण 3 दे देगा, चौथा कोई और दे देगा और पूछ लेगा कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है या नहीं है निम्न में से। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। अब हम मेन बात की तरफ, जो सभी एग्ज़ाम चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, आपके रीट अभी आ रही हो, सबके लिए अत्यंत ही उपयोगी, और यह जो विधियाँ मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो साइंस हो, एसएस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। तो देखो अपन व्याकरण शिक्षण की विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो व्याकरण शिक्षण में सबसे पहली विधि आपकी है निगमन विधि। अपन ऐसे उच्चारित करते हैं आगमन निगमन विधि। तो अपन सबसे पहले व्याकरण शिक्षण की विधि निगमन विधि को पढ़ने जा रहे हैं, या हिंदी से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं। मैं आपको अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी थोड़ा बहुत इसमें समझा दूंगी। तो आइए जान लेते हैं निगमन विधि क्या होती है। इस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं, फिर उदाहरण देकर नियम को स्पष्ट किया जाता है। जैसे अगर हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, चाहे सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, चाहे विशेषण पढ़ा रहे हैं, संधि पढ़ा रहे हैं, समास पढ़ा रहे हैं, तो हम छात्रों को पहले बता देंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर छात्रों को उदाहरण बता देंगे, पुस्तक, पेन, है ना, ताजमहल, आगरा, गंगा आदि के नाम बता देंगे, और फिर बता देंगे कि देखो ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द है। और उसके बाद उसको बता देंगे कि संज्ञा हमारे 3 प्रकार की होती है। उसी तरह विशेषण पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पहले ही छात्रों को ये परिभाषा या नियम जो होते हैं, जैसे कि अगर हम संधि पढ़ा रहे अ धन अ मिलकर बनता है आ, तो इसमें दीर्घ संधि हुई, है ना। इस तरह से अपन पहले ही बता दिया जाता है नियम निगमन विधि में, और फिर हम उस नियम को छात्रों को रटवा देते हैं कि अगर अ धन आ होगा तो आ बन जाएगा, या परिभाषा को पहले हम क्या करते हैं, रटवा देते हैं। तो निगमन विधि में हम पहले नियम बताते हैं, फिर छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें व्याकरण की पुस्तक से नियम रटाए जाते हैं। हमारे सामने जो व्याकरण की पुस्तक होती है उसमें हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पहले नियम की होगा उसको हम रटवा देंगे, और फिर नीचे उदाहरण लिखे होंगे, बता देंगे देखो बच्चों ये इसका उदाहरण है। तो छात्र के दिमाग पर बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो रटने पर जोर देगा। अधिकांश विद्वान इस विधि को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। क्यों मनोवैज्ञानिक मानते हैं? क्योंकि इसमें छात्र की खुद की कोई भी दिमागी शक्ति नहीं लगती है, सिर्फ छात्र रटन तोता बन जाता है, उसमें समझ विकसित नहीं होती है। इसमें छात्रों को स्वयं सीखने, निरीक्षण, देखो बहुत
महत्वपूर्ण लाइन है ये। इसमें छात्रों को स्वयं सीखने, निरीक्षण, चिंतन और नियमीकरण का कोई अवसर नहीं मिलता है कि छात्र स्वयं कुछ नहीं सीख सकता है, सिर्फ रट सकता है, कुछ निरीक्षण भी नहीं करेगा, न सोचना चिंतन करेगा, न सोचेगा, न अपने आप कोई नियम बनाएगा, कोई भी अवसर उसको नहीं मिलता है। आपको ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कौन सी विधि में छात्र को स्वयं सीखने, निरीक्षण करने, चिंतन करने व नियमीकरण करने का अवसर नहीं मिलता है? तो निगमन विधि में अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ यह विधि रटने पर ही बल देती है। यह विधि उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है, नाम से ही है, क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे तो समझ विकसित नहीं होगी। जो छठी कक्षा से पढ़े हुए आ रहे हैं या पहली कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। ये भी आप ध्यान रखना, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए है। जो सामान्य तरह के बालक हैं उनको इस विधि से पढ़ाना उचित नहीं है, और नाम से स्पष्ट है, व्याकरण पढ़ाने के लिए उपयोगी विधि है। अब देखो निगमन विधि के सोपान, निगमन विधि के द्वारा कैसे पढ़ाया जाता है, इसके कुछ सोपान है। सबसे पहला है सिद्धांत का ज्ञान। सबसे पहले निगमन विधि में क्या करते हैं, सिद्धांत का ज्ञान कराते हैं। कि किसी संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या समास पढ़ा रहे हैं तो बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं कि चाहे अन्य, तो पहले हम उसको सिद्धांत बता देंगे कि ये चीज ये होती है, तो सिद्धांत का ज्ञान सर्वप्रथम करा देंगे। फिर सिद्धांत का प्रयोग करना सिखाएंगे, है ना। उसके बाद हम उसका परीक्षण करेंगे, और परीक्षण करने के बाद उसका सत्यापन करेंगे कि क्या छात्रों को हमने निगमन विधि पढ़ाया वो समझ में आया। तो पहले सिद्धांत का ज्ञान कराएंगे, फिर प्रयोग करना सिखाएंगे छात्रों को कि हम उसके बाद परीक्षण करेंगे, हम खुद प्रश्न पूछ के परीक्षण कर लेंगे कि छात्रों को क्या हुआ, कहाँ तक समझ में आया। फिर उसका सत्यापन करेंगे, चेक करेंगे, तो पता चल जाएगा कि छात्रों को यह समझ में आया या नहीं। तो निगमन विधि के सोपान सिद्धांत का ज्ञान, सिद्धांत का प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन। अब आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निगमन विधि के सोपान नहीं है, सिद्धांत का ज्ञान, फिर कुछ और दे देगा, फिर परीक्षण, सत्यापन, फिर आपको उसमें से चुनना पड़ेगा, है ना। नियमीकरण दे देगा, सिद्धांत का ज्ञान, नियमीकरण, परीक्षण, सत्यापन, तो नियमीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपको इसको याद करना पड़ेगा कि 4 है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब निगमन विधि के गुण जान लेते हैं कि क्या क्या गुण है। देखो निगमन विधि के गुण, तो समय व श्रम कम लगता है, बिल्कुल, क्योंकि रटवाना का काम है, रट लिया ने, उदाहरण रटवा दिए, काम खत्म हो गया, है ना। सेकंड है तो समय भी कम लगेगा, फटाफट पढ़ा दिया, पुस्तक में जो दिया उसको पढ़ाना है, फालतू की बुद्धि लगानी नहीं है। दूसरा स्मरण शक्ति का विकास। स्मरण शक्ति के विकास में क्या होता है कि छात्र रटेगा तो याद करने की शक्ति का उसमें विकास होगा। तीसरा है समस्या के हल में गति प्रदान करना, कि समस्या के हल में गति प्रदान करता है कि उसके सामने कोई समस्या ही नहीं आएगी, फटाफट रट दिया, काम खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं कि हम निगमन विधि के अंतर्गत भी 2 प्रणालियां और है जो निगमन विधि के सहारे चलती है। तो इस प्रणाली के 2 रूप है, सूत्र प्रणाली पहला, और दूसरा है पुस्तक प्रणाली। पुस्तक प्रणाली में तो क्या होता है, पुस्तक में दिया सीधा सीधा पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया। और सूत्र प्रणाली जो है वो निगमन विधि का ही भाग है, वो तो पता ही है, सूत्र प्रणाली पुस्तक प्रणाली दोनों इसके ही भाग है। प्राचीन विधि माना जाता है सूत्र प्रणाली को। अगर आपको ये पूछा जाए कि प्राचीन विधि कौन सी है व्याकरण शिक्षण की, तो सूत्र प्रणाली। इसमें क्या किया जाता है, नियमों को रटाया जाता है, नियमों को क्या कर दिया जाता है, रटाया जाता है उसी की तरह। और यह नीरस विधि है, क्योंकि रटा दिया तो कोई मजा आता नहीं है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये भी बहुत सी बार एसएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कि अष्टाध्यायी रचना किसकी है, या पाणिनि की, या पाणिनि की रचना कौन सी है, तो अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन इसी विधि से कराया जाता है। मतलब ये संस्कृत शिक्षण के लिए उपयोगी विधि है सूत्र प्रणाली, हिंदी शिक्षण में इतनी उपयोगी मानी नहीं जाती है। पर यह भाग किसका है, निगमन विधि का। सूत्र प्रणाली या पुस्तक प्रणाली, संस्कृत में सूत्र प्रणाली का प्रचलन अधिक है, ये सबसे प्राचीन विधि है। इसमें भी निगमन विधि की तरह नियमों को रटा दिया जाता है और ये नीरस विधि मानी जाती है। तो आपको अच्छे से निगमन विधि समझ में आ गई होगी कि नियम से उदाहरण की तरफ जिसमें चलते हैं वह होती है निगमन विधि। अब जैसे आपके एसएस है तो एसएस में भी या साइंस
लाइन्स है तो उसमें भी वही होता है कि पहले इसमें क्या करते हैं, कुछ भी सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट पहले क्या करेंगे, नियमों को रटवा देंगे, फिर सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे। तो इतना ही पूछा जाता है कि कौन सी विधि में नियमों को रटाकर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, या छात्रों को रटने पर बल दिया जाता है, या अमनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आगमन विधि। अब देखो, जस्ट निगमन विधि के विपरीत, या ये मानो कि आगमन विधि के विपरीत निगमन विधि, पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि अगर कोई है तो निगमन विधि माना जाता है। अगर दोनों साथ में आते हैं तो आगमन निगमन दोनों। अगर यूं पूछा जाए कि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, तो आपको चुनना है आगमन विधि। अब देखो, आगमन विधि क्या है, छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों का विश्लेषण कर छात्रों से नियम निकलवाए जाते हैं, फिर उदाहरण प्रस्तुत कर परीक्षण किया जाता है। अब देखो, आइए मैं समझाती हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया रामायण, ये मैंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस उदाहरण का विश्लेषण करूंगी। तो राम, धन, अयन, फिर मैं छात्रों को बताऊंगी राम में क्या हुआ, अ, धन, अ, दोनों को मिलके क्या बना, आ, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगी इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि। तो कैसे बनाया कि सबसे पहले संधि युक्त शब्द रामायण, रामायण का विग्रह राम धन अयन, राम धन अयन, राम में अंतिम वर्ण अ, अयन में फर्स्ट अ धन अ मिलकर क्या बना, आ, इन दोनों के मेल से क्या बन जाता है, आ, और ये कौन सी संधि का है, तो दीर्घ संधि का। इस तरह से छात्रों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर उदाहरणों का विश्लेषण कर छात्रों को मजबूर करना नियम निकलवाने के लिए कि अब बताओ आप कि क्या सीखा आपने, कि अ धन अ मिल के आ बनता है, तो जहां पर दीर्घ आदेश हो जाता है वहां दीर्घ संधि होती है। इस तरह से हम छात्रों को उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो छात्र सोचने, समझने और चिंतन करने का उसमें विकास होता है कि छात्र सोचेगा, समझेगा और वह रटने पर बल नहीं देगा। ध्यान रखिएगा आप, जैसे कि आप बीएड के लेसन प्लान बनाते हैं व्याकरण शिक्षण के, तो उसमें भी इसी प्रकार के बनाते हैं कि अगर आपने कोई ले ली, संधि ले ली, समास ले लिया, तो आप उसी तरह से क्या करोगे, पहले उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करोगे, फिर उदाहरणों के माध्यम से क्वेश्चन बनाओगे, और क्वेश्चन बनाने के बाद अंतिम प्रश्न समस्यात्मक बनवा के छात्रों से नियमीकरण करवाओगे, और उसके बाद परिभाषा प्रस्तुत करोगे, और उसके बाद अभ्यास कार्य छात्रों को करवाओगे कि छात्रों को कहाँ तक समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। अब देखो, इस विधि के कितने सोपान है, 4 सोपान। निगमन विधि के भी कितने सोपान थे, 4 सोपान। अब सबसे पहला सोपान उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, और 4 सोपानों में पहला सोपान आपका है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले हम जो भी व्याकरण का टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका सबसे पहले हम उस छात्रों के सामने क्या करेंगे, हमने लिख दिया कि आज हम आपको संज्ञा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, संज्ञा। तो छात्रों को ये बता दिया कि किसी का भी नाम संज्ञा होता है, ठीक है, नाम ही संज्ञा है। तो अब हम छात्रों के सामने क्या करेंगे, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे, किसी स्थान के कर देंगे, भाव के कर देंगे, है ना, व्यक्ति के कर देंगे, किसी जाति के नाम प्रस्तुत कर देंगे। फिर छात्रों को क्या करेंगे, नाम प्रस्तुत करके उदाहरणों का विश्लेषण, एक एक उदाहरण का विश्लेषण करेंगे कि देखो ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है। उसके पश्चात हम नियमीकरण कराएंगे कि देखो ये जाति का नाम है, ये भाव का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है, ये वस्तु का नाम है। तो इन सभी के नाम ही क्या होंगे, संज्ञा होंगे। और फिर छात्रों का हम परीक्षण करेंगे, पूछेंगे कि चलो अब आपको क्या समझ में आया, मैं एक नाम बोलती हूँ, आप बताओ कि ये किसका नाम है। तो इस तरह से छात्र आगमन विधि के द्वारा व्याकरण को सीखेंगे। तो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, उदाहरणों का विश्लेषण करेंगे, नियमीकरण करेंगे, और परीक्षण के द्वारा हम आगमन विधि से छात्रों को व्याकरण सिखाएंगे। अब आगमन विधि के गुण देख लेते हैं। ये बहुत सी बार
ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट देख लेना, ये बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, नहीं है करके सीक्वेंस जमाने का भी पूछा जा चुका है। नियमीकरण आगे कर देंगे, विश्लेषण पीछे कर देंगे, परीक्षण आगे कर देंगे। तो ये चारों आपको क्रम से याद करने हैं। जिसने बीएड में लेसन प्लान बनाए उनको तो पता है कि प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, नियमीकरण और परीक्षण आएगा। अब आगमन विधि के गुण देखो, गुण देखते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि ये पढ़ाने में क्या होती है, आनंददायी होती है, रोचक होती है, छात्रों को भी दिमागी कसरत करवाने में मदद करती है, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है? क्योंकि रटा हुआ तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, पर जिस चीज में हम सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो ज्ञान हमारा क्या होता है, स्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि उसको हमने स्वयं करके देखा है। ये करके सीखने पर भी बल देती है ये विधि, क्योंकि हम स्वयं ने करके सीखा है, इसलिए हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह विधि बालक की संकोची प्रवृत्ति को जन्म देती है, क्योंकि छात्र स्वयं नियम की खोज करते हैं। संकोची प्रवृत्ति यानी स्वयं ही से हम करते रह जाते हैं, किसी के सामने बोलते नहीं है, तो संकोची प्रवृत्ति को जन्म देती है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी व उपयुक्त विधि, आपको पूछा जाए छोटी कक्षाओं के लिए व्याकरण शिक्षण में उपयोगी व उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आगमन विधि है। और व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि माना जाता है इसको। बहुत सी बार प्रश्न एग्जाम में आया है। अब यह प्रणाली जो होती है, इस प्रणाली में निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखो, ये सूत्र बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि है ना। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की ओर इस विधि में जाया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर पहले सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और फिर उसको नियमीकरण की तरफ ले जाएंगे। तो पहले तो उसको मूर्त चीज, फिर उसको जो नहीं पता उसकी तरफ हम ले जाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले वही मूर्त वाला और ज्ञात वाला, पहले जानी हुई चीज को बताएंगे, फिर अनजाने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और ये विशिष्ट है, लिस्ट नहीं है, विशिष्ट। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसको काट देना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये बहुत सी बार क्वेश्चन आया है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि में शिक्षण कार्य कराया जाता है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन में। सेकेंड ग्रेड में बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन शिक्षण विधि में इन सूत्रों के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसके जस्ट विपरीत कर दो तो निगमन में हो जाएगा। सूक्ष्म से स्थूल कर दो, अमूर्त से मूर्त कर दो, अज्ञात से ज्ञात कर दो, सामान्य से विशिष्ट कर दो। ये सामान्य से विशिष्ट निगमन बहुत सी बार पूछा जाएगा कि आगमन विधि में कौन से सूत्र का सहारा नहीं लिया जाता है, और फिर ऑप्शंस में डाल देते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, और दूसरे सब ऐसे ऐसे डालते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन में जाया जाता है। तो आपको ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट, यह विधि स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है, आपको मैंने बताया ही है। आपको अच्छे से आगमन निगमन विधि समझ में आ गया होगा। आगमन के जस्ट विपरीत निगमन, निगमन के जस्ट विपरीत आगमन, है ना। निगमन में नियम से उदाहरण, आगमन में उदाहरण से नियम। निगमन में रटने पर बल, इसमें सोचने विचारने पर बल। निगमन अमनोवैज्ञानिक विधि, यह मनोवैज्ञानिक विधि। इसमें पहले उदाहरण पर, आगमन में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, निगमन में नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है आगमन में। देखो, अब हमारी व्याकरण शिक्षण की तीसरी विधि है भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृति विधि। रीट में, सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी नेक्स्ट जो रीट हुई थी उसमें भाषा संसर्ग नाम न देकर अव्याकृति विधि नाम दिया था। बहुत से छात्रों ने सुना ही नहीं था, तो पता ही नहीं चला कि अव्याकृति विधि है क्या। तो भाषा संसर्ग विधि का ही अन्य नाम अव्याकृति विधि है। अब ध्यान रख लीजिएगा इसको।
तो देखो भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। इस प्रणाली में भाषा के सही रूप की जानकारी देने के लिए उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती है अथवा सहायक पुस्तकों के रूप में पढ़ने को दी जाती है। भाषा के शब्द रूप का ज्ञान देने में इस प्रणाली में समय लगता है। इस प्रणाली में जागरण का सैद्धांतिक व्याकरण का ये व्याकरण है, जागरण नहीं है ना, व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों की जानकारी अधूरी रह जाती है। उसके लिए आगमन प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। इसमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध भाषा के प्रयोग का कोई आधार नहीं होता, इसलिए भाषा के प्रयोग में शुद्धता आना कठिन होता है। व्याकरण शिक्षण की यह प्रणाली उपयुक्त होते हुए भी अपूर्ण है और प्रणाली में समय अधिक लगता है तथा व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। ये तो मैंने साधारणतः पढ़ लिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझाती हूँ। देखिए भाषा संसर्ग विधि में क्या करते हैं, सीधी तरह से कोई व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं कि संज्ञा ये है, सर्वनाम ये है, विशेषण ये है, ये पढ़ाते नहीं है। इसमें भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है कि छात्रों को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाने के लिए दे दी जाती है या कोई सहायक पुस्तक उनको पढ़ने के लिए दे दी जाती है और छात्रों को स्वयं कहा जाता है कि चलो इन सहायक पुस्तकों को पढ़ो और इससे शब्दों का ज्ञान प्राप्त करो। और भाषा के शब्द रूप का ज्ञान स्वयं छात्र प्राप्त करेगा तो छात्रों को कैसे पता चलेगा कि वो शुद्ध पढ़ रहा है चाहे वह शुद्ध पढ़ रहा है, तो जिससे व्याकरण पढ़ने में बहुत समय लगता है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध रूप का उसको क्या पता कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, क्योंकि उसको तो रचनाएं पढ़ने के लिए दे दी जाती है और स्वयं रचनाएं पढ़ लेता है वो, तो उसमें समय अधिक लगता है। दूसरा कि इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक पक्ष न देखकर व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता। अब क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक में तो हम पहले परिभाषा बताएंगे, नियम बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, इस तरह से चलेंगे। इसमें व्याकरण कोई अलग से नहीं सिखाई जाती है कि इसमें आप व्याकरण को सिखाओ कि ये है। इसमें सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। ये बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि कौन सी विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है या भाषा संसर्ग विधि से संबंधित असत्य कथन है। इस प्रकार बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा कि भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। आपको बिल्कुल ये लाइन रट लेनी है, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों की जानकारी अधूरी रह जाती है क्योंकि बालक को पता ही नहीं चल रहा होता है कि वह सही पढ़ रहा है या गलत। उसके लिए फिर हमें व्याकरण सिखाने के लिए आगमन प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। इसी से भाषा के शुद्ध और अशुद्ध भाषा के प्रयोग का कोई आधार नहीं होता और बालक शुद्ध भाषा का प्रयोग भी नहीं सीख पाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण शिक्षण की यह प्रणाली उपयोगी होते हुए भी अपूर्ण मानी गई है। मनोवैज्ञानिक तो जरूर है पर यह अपूर्ण विधि है क्योंकि इसी विधि के द्वारा अपन छात्रों को व्याकरण नहीं सिखा सकते हैं, अन्य विधि का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आपको बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है कि व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, इसमें सैद्धांतिक पक्ष पर बल नहीं दिया जाता है। अब नेक्स्ट है आपकी समवाय प्रणाली। समवाय प्रणाली में क्या होता है देखिए बताती हूँ मैं। व्याकरण शिक्षण को गद्य शिक्षण, कविता शिक्षण, रचना शिक्षा के साथ सह संबंधित किया जाता है। जैसे हम गद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ा रहे हैं, रचना पढ़ा रहे हैं, नाटक पढ़ा रहे हैं, एकांकी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में हम छात्रों को व्याकरण सिखा देते हैं, व्याकरण का ज्ञान दे देते हैं। बीच में कोई भी शब्द आने पर तो वो होता है सबका सम्मिश्रण, सबके साथ सह संबंधित करना, समवाय प्रणाली कहा जाता है। इसलिए इसको समवाय प्रणाली भी कहते हैं। समवाय है ये, समवाय प्रणाली भी कहते हैं। इसमें भी व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान ही दिया जाता है। समवाय प्रणाली में भी इसमें भी सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, अलग से कोई भी व्याकरण इसमें भी नहीं सिखाई जाती है। पाठ पढ़ाते हुए गद्य पद्य सबका सम्मिश्रण सह संबंधित करते हुए व्याकरण सिखा दी जाती है, अलग से व्याकरण का कोई भी पाठ पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये तो थी साथियों
व्याकरण शिक्षण की विधियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे पहले मैंने गद्य का पढ़ा दिया है, पद्य का पढ़ा दिया है, वो भी आपने नहीं देखे हो तो उनकी विधियाँ भी आप देख लीजिएगा। उससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज डाली है 8 15 क्वेश्चनों की, जिसके नीचे भी मैंने व्याख्या दी है, वो भी नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद उसको देखोगे तो आपको और ज़्यादा अधिक समझ में आएगा। तो और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे इसको देखते रहिएगा। मैं कंटिन्यूस अब रीट आने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि स्वीकृति जारी हो गई है, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है, तो बहुत जल्द आपके सामने रीट का एग्जाम आने वाला है, तो जिसके लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और रीट के एग्जाम आने से पहले मैं आपको ये वादा करती हूँ आपसे कि आपको पूरी शिक्षण विद्या ऐसे रटा दूंगी कि आप उससे बाहर कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, और आपको इसी को पढ़ के विद्या के जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसको आप सही कर पाएंगे। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।